Hello everyone, welcome to Study Shortcuts. Here study becomes easier. So today we will going to discuss about accounting standards. See, पहले हमने क्या किया था, गैप किया था। और गैप क्या है एक्चुअली, ये वाइडर टर्म है और जितनी भी हमने बाकी की जो टर्म्स देखी हैं, चाहे वो कंसेप्ट हो, कन्वेंशंस हो, अजम्पशंस हो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही हो, तो वो सब किसके अंडर आते हैं, अंडर ही आते हैं ये सभी टर्म्स। तो गैप इज़ अ वाइडर टर्म और इसी गैप के अंडर आ रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक चार्ट देख लेते हैं जिससे हम गैप और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। वो चार्ट दैट इज गैप। तो गैप क्या होता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो जनरली एक्सेप्ट किए जाते हैं। नेशनल गैप कौन से होते हैं, तो जो हमारी कंट्री यानी कि इंडिया में यूज़ किए हम कहते हैं नेशनल गैप, और जो अदर कंट्रीज़ में यूज़ किए जाते हैं उसको कहते हैं हम इंटरनेशनल गैप। गैप के अंडर हमने पढ़ा था क्या क्या कंसेप्ट होते हैं, तो जितने कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं वो प्लस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी गैप के अंडर ही आते हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एएस हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो इंडिया में यूज़ किए जाते हैं, और जो इंटरनेशनल यानी कि अदर कंट्रीज़ में यूज़ किए जाते हैं वो होते हैं आईएएस, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो यूके और अदर कंट्रीज़ में यूज़ किए जाते हैं। सो एएस और आईएएस में डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो इंडिया में यूज़ किए जाते हैं, और आईएएस जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो अदर कंट्रीज़ में यूज़ किए जाते हैं। अब क्या हुआ कि एएस हमारी कंट्री में थे, आईएएस अदर कंट्रीज़ में थे, तो इन दोनों में जो था वो वेरिएशंस थी बहुत ज़्यादा, यानी कि अलग अलग थे। ये काफ़ी चीज़ों में जो थे सिमिलर नहीं थे। अब क्या था कि अब अगर हमें बनाओ दूसरी कंट्री में, राइट, हमें हर कंट्री को जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तभी तो हमारी कंट्री ग्रो करेगी, राइट। लेकिन अब कोई भी बाहर यानी कि बाहर मीन्स यानी कि कोई भी फॉरेन की कंपनी जो है वो हमारे इंडिया में आके इन्वेस्ट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स उनके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ मैच नहीं करते। तो क्योंकि मैच नहीं करेंगे तो फिर अकाउंटिंग करने में प्रॉब्लम आएगी, तो इसीलिए वो पॉसिबल नहीं था। फिर जो था इन्वेस्टमेंट पॉसिबल नहीं थी। तो इन्वेस्टमेंट्स को पॉसिबल करने के लिए और अपनी कंट्रीज़ को ग्रो करवाने के लिए क्या हुआ, एक कॉमन जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लेके आने पड़े। तो अकाउंटिंग जो स्टैंडर्ड कॉमन स्टैंडर्ड्स जो लेकर आए उनका नाम इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। तो ये एक कॉमन स्टैंडर्ड्स, न्यू स्टैंडर्ड्स लेके आए जो कि सभी कंट्रीज़ में यूज़ किए जाते हैं, अप्लाई किए जाते हैं, कॉमन है। इनके अकॉर्डिंगली जब हर एक कंट्री की कंपनी की जो अकाउंटिंग है वो की जाती है, ताकि वो सिमिलर हो, सिमिलर नेचर से हो, उनमें कंपैरिजन किया जा सके, उनको अप्लाई करके जो प्रॉफिट एंड लॉस हैं वो सही तरीके से पता किए जा सकें। तो अब जब कॉमन ये लेके आए आईएफआरएस, तो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में भी कुछ मॉडिफिकेशंस की गई इसके अकॉर्डिंग, ताकि वो भी यही जो कॉमन स्टैंडर्ड्स हैं उनके अकॉर्डिंग ही बने, उन्हीं के अकॉर्डिंग वो भी अकाउंटिंग कर सकें। तो जो न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आए इसके अकॉर्डिंग, तो उन्हें हम कहते हैं इंड एएस। इंड एएस मीन्स इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन लाइन विद आईएफआरएस। तो आईएफआरएस के लाइन में, मतलब इनके अकॉर्डिंग जो न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमने बनाए उनका नाम है इंड एएस। तो आपको ये तीनों चारों टर्म समझ में आई होंगी। एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो इंडिया में पहले यूज़ किए जाते थे, आईएएस इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो अदर कंट्रीज़ में यूज़ किए जाते थे, फिर आए कॉमन दैट इज़ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, और इन्हीं की अकॉर्डिंग हमने इंडिया में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए उनको कहा जाता है इंड एएस, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंडिया में कौन इशू करते हैं? ICAI दैट इज़ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो ये था गैप का कंसेप्ट। गैप मैंने आपको पहले बोला इज़ अ वाइडर टर्म जिसमें नेशनल गैप और इंटरनेशनल गैप अलग अलग होते हैं, और जिसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी आते हैं। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं अब आईएफआरएस के अकॉर्डिंग जो हैं वो किए जाते हैं, यानी कि अपनी अकाउंटिंग जो है इनके अकॉर्डिंग की जाती है। अब आईएफआरएस यानी कि कॉमन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कौन से होते हैं या एएस कौन से होते हैं, इनको बनाने की ज़रूरत क्या है, ये सब इसको डिटेल में अब हम पढ़ने वाले हैं। सो सबसे पहले हम इसका मीनिंग देख लिखते हैं, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सो selected set of accounting policies or broad guidelines issued by an accounting body regarding the principles and the methods to be chosen out of a several alternatives। देखिए पहले एक चीज़ समझते हैं। मैंने बोला गैप के अंदर सभी जो है वो आते हैं कन्वेंशंस, कंसेप्ट्स और अजम्पशंस। तो वो क्या थी सभी, वो चीज़ें क्या थी, वो थे कि कंसेप्ट्स हैं, अजम्पशंस है, अज्यूम की जाती हैं कि कंपनी इस तरह से फॉलो कीजिए, या कन्वेंशंस है कि कोई कंट्री इसको फॉलो करती है, कोई कंट्री इसको फॉलो नहीं करती है। तो उसमें क्या थे, अल्टरनेटिव्स थे बहुत ज़्यादा, मेथड्स अप्लाई करने के बहुत ज़्यादा अल्टरनेटिव्स अवेलेबल थे। कोई भी कंपनी कोई भी अल्टरनेटिव चूज़ कर सकती है। इससे क्या होता था, वेरिएशंस आ जाते थे।
ठीक है। तो वेरिएशंस होंगे अगर अकाउंटिंग में, अकाउंटिंग मेथड में, अकाउंटिंग सिस्टम में, तो क्या होगा कि हम वही सब नुकसान के हमें जो अकाउंटिंग है वो दो कंपनीज़ की, दो बिजनेस की अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं तो वो कंपेरेबल नहीं होंगी, राइट, वो एक्सेप्टेबल नहीं होंगी, वो रिलायबल नहीं होंगी, उससे कोई मीनिंगफुल जो है रिजल्ट निकल कर नहीं आएंगे। तो वही सब चीज़ें हैं कि फिर इसीलिए एक कॉमन ऐसे गाइडलाइंस की ज़रूरत पड़ी जो कि इतनी सारे अल्टरनेटिव्स में से ये बताए कि हमें कौन सा मेथड चूज़ करना है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वही गाइडलाइंस हैं, वही पॉलिसीज़ हैं जो एक अकाउंटिंग बॉडी दैट इज आईसीएआई जो है इशू करती है, किसके लिए, प्रिंसिपल और मेथड्स के लिए, ताकि कौन सा प्रिंसिपल और कौन सा मेथड हमें चूज़ करना है आउट ऑफ सेवरल अल्टरनेटिव्स। तो ये हमें हेल्प करती है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या हो गए, एक सेट ऑफ पॉलिसीज़ हो गई, सेट ऑफ गाइडलाइंस होगी जिनको हम अकाउंटिंग करते वक्त, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त यूज़ करते हैं, अप्लाई। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को लेके आने के लिए, वही जैसे मैंने आपको बताया, सिमिलर ऑर्गेनाइजेशंस गेव डिफरेंट ट्रीटमेंट टू सिमिलर ट्रांजैक्शंस लीडिंग टू डिफरेंट रिजल्ट्स। एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो ट्रांजेक्शन्स हैं, एक ट्रांजेक्ट फॉर एग्जांपल जैसे हमने इन्वेंट्री को पढ़ा था, या किसी हम डेप्रिसिएशन देख सकते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स देख सकते हैं। तो एक ही ट्रांजेक्शन को ट्रीट करने के हर एक ऑर्गेनाइजेशंस के अलग अलग जो है वो मेथड्स हो सकते हैं, अलग अलग जो है ट्रीटमेंट दे सकते हैं कि हम इसको इस तरह से रिकॉर्ड करेंगे, इसको इस तरह से रिकॉर्ड करेंगे। तो वो अपनी मर्जी चला सकते हैं, अपने फेवर में यूज़ कर सकते हैं उसको, राइट। उससे क्या हो जाएगा, बायसनेस आ जाएगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। द डाइवर्सिटी इन अकाउंटिंग अल्टरनेटिव्स रिजल्टेड इनटू द मीनिंगफुल अकाउंटिंग इनटू लेस मीनिंगफुल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग अल्टरनेटिव्स में अगर डाइवर्सिटी आती है, यानी कि वेरिएशंस आती हैं, तो मीनिंगफुल जो है वो नहीं निकलेगी, जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, रिजल्ट्स है, वो मीनिंगफुल नहीं हो पाएंगे। A need was felt to formulate some guidelines which are universally applicable so that the accounting may serve the useful purpose of those dealing with it. तो इसीलिए इस चीज़ की ज़रूरत हमें महसूस हुई कि हमें कुछ ऐसे गाइडलाइंस लेके आनी चाहिए जो कॉमन हो और यूनिवर्सली मीन्स हर जगह पे एप्लीकेबल हो सकें, हर जगह पर, मतलब आउट ऑफ द कंट्री, तो यानी कि दूसरी कंट्री में भी वो अप्लाई हो सकें, सो दैट द अकाउंटिंग में सर्व द यूजफुल पर्पस ऑफ दिस डीलिंग विद इट। तो ताकि उसमें से यूजफुल पर्पस निकल कर आए। देखो, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमारे इंडिया में पहले फॉलो होते थे वो कंट्री टू कंट्री वेरी करते थे, तो ये वो हर कंट्री में अप्लाई नहीं थे। यूनिवर्सली अप्लाई मीन्स वो हर कंट्री में अप्लाई नहीं थे, हर एक कंट्री के अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। लेकिन अभी जो हम कॉमन स्टैंडर्ड्स लेकर आए हैं, दैट इज़ IFRS, वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। अब उसके अकॉर्डिंग जो है हर कंट्री अपना अकाउंटिंग करती है। सो ये था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और उनकी एवोल्यूशन जो हमने पढ़ा। उसके बाद हमने उसका मीनिंग पढ़ा और उसकी नीड पढ़ी। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ AS, रिमूवल ऑफ कन्फ्यूजन। अब किस पर्पस से, किस ऑब्जेक्टिव से हम जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं वो लेकर आए हैं, इसीलिए लेकर आए हैं ताकि जो हमारी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में अगर डिफरेंट ट्रीटमेंट है डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स का, तो उससे जो वेरिएशन से जो कन्फ्यूज़न आती है वो रिमूव कर सकें हम, ठीक है। एक कॉमन गाइडलाइन हम उनको प्रोवाइड कर सकें। यूनिफॉर्म प्रेजेंटेशन, बिल्कुल, अब गाइडलाइंस उनको ट्रीट करने का मेथड सभी कॉमन होंगे तो प्रेजेंटेशन भी यूनिफॉर्म होगी, ठीक है, उनमें कंसिस्टेंसी आएगी, यूनिफॉर्मिटी आएगी। अवॉइडेंस ऑफ मैनिपुलेशन, एक सही करेक्ट गाइडलाइंस के थ्रू हम अपनी अकाउंटिंग करते हैं तो उसमें जो है मैनिपुलेशन वो भी अवॉइड होती है। मैनिपुलेशन मीन्स उनको, अब देखो, डिफरेंट मेथड अप्लाई करना क्यों करेगा, कोई अपने फेवर में करना चाहेगा ना, जिससे उसको फ़ायदा हो किसी बिजनेसमैन को, तो वो अकाउंटिंग जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको मैनिपुलेट नहीं कर सकता, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के थ्रू चलेगा, राइट। उनको मैनिपुलेशन को अवॉइड किया जाता है, यानी कि वो ऐसा नहीं है कभी किसी चीज़ को कम दिखा दे, कभी ज़्यादा, कभी प्रॉफिट को कम दिखाए या ज़्यादा दिखाए, तो अभी वो नहीं कर सकता फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, अगर वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के थ्रू चलता है। इसीलिए इनको कंपल्सरी किया गया है फॉलो करना। ग्लोबलाइज्ड बिजनेस क्या, बिल्कुल मैंने वही बताया ना, जैसे हमने कहा कि जो फॉरेन कंपनीज थी वो इन्वेस्ट नहीं कर पा रही थी हमारी कंट्री में क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो थे वो कॉमन नहीं थे। अब क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आ गए, कॉमन गाइडलाइंस हैं, और इससे क्या है कि वो अपनी जो भी फॉरेन कंपनीज है वो इन्वेस्ट कर सकती है हमारी कंट्री में, तो इससे बिजनेस क्या हो जाता है, बिजनेस की ग्लोबलाइजेशन होती है, यानी कि बायॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। डिस्क्लोजर ऑफ लॉज, बिल्कुल, लॉ है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हर लॉ के अकॉर्डिंग उसमें प्रोविजंस बनाई गई हैं, तो वो यही कहता है कि डिस्क्लोजर बाय लॉ मीन्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं वो ये कहते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जो लॉ के अकॉर्डिंग बनाई होनी चाहिए और लॉ के अकॉर्डिंग उसमें सभी कुछ वो है डिस्क्लोज किया जाना चाहिए। तो ये थे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के, किस पर्पज़ के साथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं वो लेके आए हम अपने बिजनेस में, अपने अकाउंटिंग सिस्टम में,
सो नाउ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में हमने पढ़ लिया जो इंडिया में चलते थे, या कॉमन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो कि गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए। अब है IFRS जो हमने पढ़ा कि अभी जो रिसेंट आए हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। तो ये क्यों आए थे, ताकि जो वेरिएशंस हैं कंट्री टू कंट्री अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में, अकाउंटिंग पॉलिसीज़ में, अकाउंटिंग प्रोसीजर में, मेथड्स में जो वेरिएशंस है उसको रिमूव किया जा सके, और कंट्री टू कंट्री जो है हमारे बिजनेस को, हमारे अकाउंटिंग सिस्टम को और इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ावा दिया जा सके। तो उसके लिए कॉमन इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं। अ सिंगल सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वुड अनेबल इंटरनेशनली टू स्टैंडर्डाइज ट्रेनिंग एंड एश्योर बेटर क्वालिटी ऑन अ ग्लोबल स्क्रीन। तो सिंगल सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यानी कि एक ही तरह के सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कॉमन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है वो ग्लोबल बेसिस पर बिजनेस करने के लिए उसको एश्योर बेटर क्वालिटी, तो बेटर क्वालिटी प्रोवाइड करता है वो। इट वुड आल्सो परमिट इंटरनेशनल कैपेसिटी टू फ्लो मोर फ्रीली। बिल्कुल, अब जो देखो अगर कंट्री टू कंट्री होल वर्ल्ड में अगर जो स्टैंडर्ड्स हैं वो कॉमन होंगे तो उससे क्या होगा कि हम हर एक कंट्री में फ्रीली मूव कर सकते हैं, अपनी कैपिटल को मूव करवाना मतलब कैपिटल क्या होता है, इन्वेस्ट करना, पैसा इन्वेस्ट करना किसी बिजनेस में, राइट। तो हम अपने फ़ॉरेन में जाकर भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और फ़ॉरेन का पैसा अपनी कंट्री की कंपनीज़ में भी इन्वेस्ट करवा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, पैसा जो है फ्रीली मूव कर रहा है एक कंट्री टू दूसरी कंट्री तक। तो वही कि इट वुड आल्सो परमिट इंटरनेशनल कैपिटल यानी कि बाहर की कंट्री का जो पैसा है वो टू फ्लो मोर फ्रीली, तो वो मोर फ्रीली जो है वो मूव कर सकता है, यानी कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज़ हो सकती है। इट वुड एनेबल द कंपनीज टू डेवलप कंसिस्टेंट ग्लोबल प्रैक्टिसेस ऑन अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स। तो ये क्या करता है, ये हेल्प करता है टू कंपनीज टू डेवलप कंसिस्टेंट ग्लोबल प्रैक्टिसेस ऑन अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स। देखिए अब कॉमन मेथड्स है, कॉमन गाइडलाइंस है, कॉमन पॉलिसीज़ हैं, तो इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका सोल्यूशन भी इन्हीं के अकॉर्डिंग जो है वो ईजिली निकाला जा सकता है। प्रॉब्लम आती इस कंट्री को या कोई और प्रॉब्लम आती दूसरी कंट्री को, तो हर कोई अपने जो है सोल्यूशंस बताता अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, जो कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं हो पाते क्योंकि वो एक कंट्री के लिए होते हैं, लेकिन अभी जो है वो ग्लोबली एक्सेप्टेबल हैं, यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं, वो भी ग्लोबल बेसिस पे सॉल्व किए जा सकते हैं। तो ये थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में। हमने गैप के अंदर हमने पढ़ा कि ये आए कहाँ से और इसका मीनिंग देखा, ऑब्जेक्टिव्स देखे, नीड देखी, एंड देन इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में भी पढ़ा जो कि कॉमन है। सो नेक्स्ट सेगमेंट्स में हम इसके ही रिलेटेड हमारा सेकंड पार्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के रिलेटेड हमारा सेकंड पार्ट है जो वो लेकर आएंगे। नाउ आवर कंसेप्ट इज कन्वर्जेंस विद IFRS इंडियन पर्सपेक्टिव। मैंने आपको कहा कि जब हमने लेके आने के बारे में हमने ग्लोबली सोचा और एक कॉमन गाइडेंस लेके आए जिसको हमने कहा IFRS, तो उससे क्या हुआ कि सभी कंट्रीज़ में ये एप्लीकेबल था, यानी कि सभी कंट्रीज़ को ये अप्लाई करना था, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अपनी अकाउंटिंग करनी थी। लेकिन इसको बनाने पे दो ऑप्शंस थी कि या तो ये जो सभी कंट्रीज़ हैं ये कॉमन जो IFRS है वो इसको अप्लाई कर ले एज इट इज़ जैसे बनाए गए हैं, या दूसरा ऑप्शन था कि उसको उसके अकॉर्डिंग अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में है जो थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इसके अकॉर्डिंग कर ले, ठीक है। तो उसको मॉडिफिकेशन करना हमारे इंडिया ने जो है वो एज इट इज़ नहीं उनको यूज़ किया, तो उसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन करके अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को जो है वो क्या कर लिया, थोड़ा इसके अकॉर्डिंग कर लिया, इन लाइन विद IFRS कर लिया, यानी कि अपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को छोड़ा नहीं और IFRS को टोटली नहीं अपनाया, तो उनमें कुछ मॉडिफिकेशंस करके इसके अकॉर्डिंग वो आ गए ताकि वो ग्लोबली जो है वो ट्रांजेक्शन्स कर सके, ग्लोबली अपना फाइनेंशियल फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर सके और ग्लोबली कॉमन जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो कर सके। तो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनकर आए मॉडिफिकेशंस होने के बाद इसके अकॉर्डिंग, तो उनको कहा जाता है इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, दैट इज़ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब मॉडिफिकेशन होने के बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। सो द टर्म कन्वर्जेंस एंड हार्मनी आर यूज्ड इंटरचेंजेबली विद रेफरेंस टू वर्ल्ड वाइड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, यानी कि जब IFRS के अकॉर्डिंग हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं वो मॉडिफिकेशन उनमें की गई तो हम उनको क्या कहते हैं, कन्वर्जेंस कहते हैं, ठीक है। कन्वर्जेंस दैट मीन्स कुछ कन्वर्ज कर देना, कन्वर्ट मतलब मर्ज कर लेना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को IFRS के अकॉर्डिंग इसमें कन्वर्ज कर लेना। बोथ एम एट मेकिंग फाइनेंशियल डाटा कंटेन्ड इन द फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंट एंड कंपेरेबल, राइट। अब कन्वर्जेंस हो या हार्मनी हो, उनका जो मेन एम है वो क्या है, फाइनेंशियल डाटा को रिलायबल बनाना, ट्रांसपेरेंट बनाना और कंपेरेबल बनाना। कंपेयर तभी होगा जब कॉमन होंगे सभी गाइडलाइंस। इंडिया हैड ऑप्शंस ऑफ 2 पार्ट्स। अब इंडिया के पास 2 ऑप्शंस थे, क्या,
या तो इंडिया हैज़ चूजन द पाथ ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ IFRS विद इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और वो उसको एज इट इज़ ही अप्लाई कर ले, IFRS को एज इट इज़ अपनी कंट्री में जो है वो क्या कर दे, अप्लाई करवा दे। लेकिन इंडिया ने क्या चूज़ किया, कन्वर्जेंस ऑफ IFRS विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो उन्हें इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में IFRS को क्या कर लिया, कन्वर्ज करवा लिया और न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं वो लेके आया। द ICAI हैज़ टिल डेट इशूड 39 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कॉरस्पॉन्डिंग टू IFRS। तो अपने जो AS थे कॉरस्पॉन्डिंग टू IFRS जो न्यू आए, वो कितने ICAI कितने इशू कर चुका है, 39 इशू कर चुका है। सो एक बात समझे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स AS और इंड AS, इंडियन AS दोनों में डिफरेंस है, राइट। आपको कहीं पे भी अगर लिखा मिले कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है और ये इंड AS हैं, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, AS और IAS दोनों में डिफरेंस है। सॉरी, AS और इंड AS में दोनों में डिफरेंस है। AS जो है सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वो थे जो हमारे इंडिया में अप्लाई होते थे, और इंड AS वो हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो IFRS के कॉरस्पॉन्डिंग बनाए गए हैं, जो टोटल 39 इशू किए हैं ICAI ने, राइट। और इनका मेन एम कन्वर्जेंस का कह लीजिए, कॉमन गाइडलाइंस लेके आने का कह लीजिए, उनका मकसद यही है ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिलायबल बनाया जा सके, ट्रांसपेरेंट बनाया जा सके और कंपेरेबल बनाया जा सके। तो ये था, हमने पढ़ा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स AS, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स IAS, देन IFRS का मीनिंग हमने पढ़ा, एंड देन हमने पढ़ लिया इंड AS दैट इज़ कन्वर्जेंस विद IFRS। ठीक है, तो ये चारों टर्म्स हमने देख लिए हैं। अभी हम देखते हैं कंपैरिजन ऑफ IFRS एंड इंड AS। तो IFRS जो बहुत सारी कंट्रीज ने तो एज इट इज़ इनको अप्लाई कर लिया कॉमन गाइडलाइंस को। ये जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे कि अदर कंट्रीज हैं इंटरनेशनल में, जैसे बांग्लादेश है, उन्हें ऐसे ही एज इट इज़ अप्लाई कर लिया, तो उनमें IFRS ही चलते हैं। लेकिन इंडिया में क्या चलते हैं, इंडियन AS चलते हैं, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो कॉरस्पॉन्डिंग बनाए गए हैं IFRS के। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, अब मॉडिफिकेशन में देखो थोड़ा मॉडिफिकेशन किए गए हैं, लेकिन हाँ एज इट इज़ उसको अप्लाई नहीं किया, तो थोड़े बहुत वेरिएशन होंगे। अब वो क्या वेरिएशंस हैं, IFRS जो है वो प्रिंसिपल बेस्ड है, वो हमें ऐसे कोई एग्जैक्टली रूल नहीं बताता कि हाँ आपको ऐसे ही करना है, लेकिन वो सुजेशन प्रोवाइड करता है। देखो, डजंट प्रोवाइड एनी फॉर्मेट फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो एज कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसे ही होने चाहिए, लेकिन वो गाइडलाइंस दे देता है, प्रिंसिपल देता है कि आपके जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे वो इस प्रिंसिपल पे बेस्ड होनी चाहिए। लेकिन जो इंडियन AS है, यानी कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, वो रूल बेस्ड हैं, यानी कि वो प्रिंसिपल नहीं देते, सीधा रूल बताते हैं कि इसी तरह होना चाहिए। कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड्स फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। हमें पता है कंपनीज लॉ जो है 2013 हमारा, तो वो बैलेंस शीट का एज इट इज़ फॉर्मेट प्रोवाइड करता है कि किसी भी कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। ये था हमारा फर्स्ट डिफरेंस। IFRS प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज शोन एज अ पार्ट ऑफ कैपिटल अंडर इंडियन AS, एंड बट IFRS सुजेस्ट टू शो इट एज अ पार्ट ऑफ अ लोन। जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, देखिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होती है, ये आपको शेयर जब पढ़ेंगे तब पता चलेगा। अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होती है कि किसी भी कंपनी में जब कोई इंसान, जिसको हम शेयर होल्डर कहते हैं, यानी कि पैसा लगाता है, तो उसको कुछ शेयर्स दे दिए जाते हैं, कुछ ऐसे समझ लीजिए कुछ पेपर्स दिए जाते हैं जिसको हम कहते हैं शेयर। ठीक है, यानी कि कैपिटल का कुछ पार्ट को दे दिया जाता है, तो उसे कहते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। उस पैसा लगाता है तो उसके बदले उसको इंटरवल पर, रेगुलर इंटरवल पर उसको थोड़े पैसे दिए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं डिविडेंड रिटर्न, जैसे हम कहते हैं उसको प्रोवाइड की जाती है, उसको कहते हैं डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज शोन, तो वो कैपिटल है, वो पैसा लगाया गया है हमारे, ठीक है। कोई भी पैसा अगर लगाता है हमारे बिजनेस में, हमने पढ़ा है कि हम उसको क्या कहते हैं, फॉर्म में शो करते हैं। देखो यही हमारा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है। लेकिन IFRS क्या कहता है कि आपने बाहर से पर्सन से पैसा लगवाया है, बाहर से आप पैसा लेकर आए हो, तो उसको आप लोन का पार्ट शो करो। तो ये डिफरेंस है इन दोनों में, ठीक है। हम कहते हैं कि कैपिटल का पार्ट शो करना चाहिए, आखिर उन्होंने पैसा लगाया है हमारे बिजनेस में, लेकिन IFRS कहता है कि आप बाहर से पैसा लेकर आए हो तो उसको आप लोन का पार्ट शो करो। ये भी एक डिफरेंस है। थर्ड पॉइंट क्या है, वैल्यू ऑफ एसेट्स। अब हमें पता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या कहते हैं हमारे, कि हिस्टोरिकल वैल्यू पर हमें एसेट्स और जो लाइबिलिटीज़ है वो शो करनी है, लेकिन IFRS क्या कहता है, एट अ फेयर वैल्यू। हमने पढ़ा था कंसेप्ट जब हमने स्टैंडर्ड मॉनेटरी यूनिट वाला पढ़ा था, कंसेप्ट, तब हमने किया था कि हम हिस्टोरिकल वैल्यू पर शो करते हैं, लेकिन उसमें जो परचेजिंग पावर में जो डिफरेंसेस हैं उसके अकॉर्डिंग आते हैं। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में परचेजिंग पावर में जो डिफरेंस आते हैं उसको हम इग्नोर करते हैं, लेकिन IFRS क्या कहते हैं, उसको फेयर वैल्यू पर शो करो, यानी कि इन्फ्लेशन परचेजिंग पावर में डिफरेंसेस आते हैं उसको आप शो कीजिए और फेयर वैल्यू पर ही सभी
लायबिलिटीज़ को रिकॉर्ड कीजिए। लेकिन इंडियन एएस क्या कहते हैं कि नहीं, हम हिस्टोरिकल वैल्यू पर शो करेंगे और साथ साथ में उसकी डेप्रिसिएशन जो है वो रिकॉर्ड करते चलेंगे। तो ये भी एक डिफरेंस है इन IFRS और इंडियन एएस में। तो ये था डिफरेंस इन दोनों में। हाँ, बट फिर भी कुछ ही चीज़ों पर इसका डिफरेंस है, लेकिन ग्लोबली ये कॉमन है क्योंकि हमारे इंडियन एएस जो है वो इसी के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। तो जब भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है तो इन दोनों में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है अकाउंटिंग सिस्टम को चलाने में। होने की वजह से बावजूद भी इसको जो है वो ग्लोबली यूज़ किया जाता है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियन एएस यानी कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो इनकी एप्लीकेबिलिटी क्या है? वॉलेंट्री अडोप्शन। वॉलेंट्री होता है अपनी इच्छा से। तो एएस अपनी इच्छा से जो अडोप्ट करते हैं, एनी कंपनी कैन अडोप्ट इंड एएस वॉलेंट्रीली बिगनिंग ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2015। देखिए अब ये क्या कहता है कि जो वॉलेंट्री एप्लीकेबिलिटी है, यानी कि कोई अपनी इच्छा से अगर कोई कंपनी उसको अप्लाई करती है तो वो कर सकती है। कौन सी कंपनी? जो ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2015, यानी कि 1 अप्रैल 2015 को और उसके बाद अगर वो कंपनी शुरू हुई है तो वो इसको वॉलेंट्री जो है वो अडोप्ट कर सकती है। एंड वंस द कंपनी ऑप्ट दिस ऑप्शन देन इट विल बी रिक्वायर्ड फॉर ऑल द सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर कोई भी कंपनी इसको अडोप्ट कर लेती है इस मेथड को, तो उसको आने वाले अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इसको ऐसे ही शो करना पड़ेगा, यानी कि इंडियन एएस ही चलाना पड़ेगा आने वाले सभी ईयर्स में। तो ये था वॉलेंट्री अडोप्शन। अब एक होता है मैंडेटरी ऑप्शन। मैंडेटरी मतलब कानूनी तौर पर जिसको ज़रूरी बनाया गया हो। तो किन कंपनी के लिए ज़रूरी है ये? फॉर कंपनीज बिगनिंग ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2016, यानी कि जो तो कंपनीज 1 अप्रैल 2015 को शुरू हुई थी या उसके बाद थी वो वॉलेंट्री अडोप्ट कर सकती हैं। लेकिन अगर कोई 2016 से शुरू होती है या उसके बाद शुरू होती है, उसके लिए ये मैंडेटरी है इनको यूज़ करना। फॉर लिस्टेड एंड अनलिस्टेड कंपनी, देखो लिस्टेड के लिए और अनलिस्टेड दोनों कंपनी के लिए ज़रूरी है। अब लिस्टेड कौन सी होती है और अनलिस्टेड कौन सी होती हैं? लिस्टेड कंपनीज वो होती हैं जिनके शेयर्स जो हैं जो हमारी शेयर मार्केट है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वहाँ पे लिस्टेड है, ठीक है, वहाँ पे रजिस्टर्ड होती हैं, ठीक है, सेबी के पास रजिस्टर्ड होते हैं। जो रजिस्टर्ड नहीं होती हैं वहाँ पे उनको हम कहते हैं अनलिस्टेड कंपनीज। इन डिटेल में आपको आने वाले टाइम पे पता चल जाएगा जब हम आगे अकाउंटिंग करेंगे। तो अभी हमारी देख लीजिए कि हमारी जो सिक्योरिटी मार्केट होती है, शेयर मार्केट होती है, उसको हैंडल करने के लिए उसकी है, ठीक है। जैसे बैंक्स की सबसे अपेक्स बॉडी कौन सी होती है? RBI होती है। वैसे ही शेयर मार्केट की कौन सी होती है? सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी के अंदर जो कंपनीज रजिस्टर्ड हो, जिनके शेयर्स जो है रजिस्टर्ड होते हैं, उनको हम कहते हैं लिस्टेड कंपनीज, और जो नहीं होते उनको कहते हैं अनलिस्टेड कंपनीज। तो जो ये मैंडेटरी हैं इंड एएस अप्लाई करना, वो दोनों के लिए है। और लिस्टेड सिर्फ सेबी इंडिया की ही नहीं, फॉरेन एक्सचेंज की कोई एक सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड है तो उसको वहाँ पे अगर कोई कंपनी लिस्टेड है तो उसके लिए भी ये मैंडेटरी है। हैविंग नेट वर्थ ऑफ ₹500 करोड़ और मोर, किसी कंपनी के अगर 500 करोड़ से ज़्यादा है नेटवर्थ, 500 करोड़ है या उससे ज़्यादा है, उसके लिए मैंडेटरी है। फॉर देयर होल्डिंग सब्सिडरी जॉइंट वेंचर एंड एसोसिएट कंपनी, अगर किसी कंपनी के लिए मैंडेटरी है और उसकी जितनी भी सब्सिडरी हैं, उसकी जितनी भी होल्डिंग कंपनीज़ हैं, जॉइंट वेंचर्स हैं, उन सब के लिए ये जो है वो मैंडेटरी हो जाता है। अब होल्डिंग कंपनी कौन सी होती है? देखिए एक कंपनी है और एक मेन कंपनी है, ठीक है, उसको हम नाम देते हैं ए कंपनी है जो हमारी मेन कंपनी है। उसने क्या कर लिया, अपनी एक और सब्सिडरी कंपनी खोल ली या किसी में जो किसी के शेयर्स हैं वो परचेज़ कर लिए। तो अब वो कंपनी, दूसरी कंपनी जिसको उसने खरीद लिया मतलब उसकी बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है, उसकी मैनेजमेंट में कंट्रोल इस कंपनी का है, उसके जो शेयर्स हैं वो सबसे ज़्यादा शेयर्स इसी कंपनी के हैं उसमें। तो उसको क्या कहा जाएगा? उसकी सब्सिडरी कंपनी। जिसको उसने खरीदा उसका नाम रख लेते हैं बी। तो ए कंपनी और बी कंपनी, तो बी ए की क्या हो जाएगी? सब्सिडरी, और क्योंकि ए उसको चलाता है यानी कि उसको कंट्रोल कर रहा है, तो ए क्या हो जाएगी? होल्डिंग कंपनी, जो होल्ड कर रहा है, ठीक है, किसी चीज़ को होल्ड करके रखता है। तो ए क्या हो जाएगी? होल्डिंग कंपनी, और बी हो जाएगी सब्सिडरी कंपनी। और कोई भी उसके साथ अटैच्ड है कंपनी, लाइक उसके साथ काम कर रही है, तो जॉइंट वेंचर्स, एसोसिएट कंपनीज हो गई, वो भी उन सब के लिए भी ये क्या हो जाएगा? मैंडेटरी हो जाएगा। बाकी होल्डिंग, सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर्स आगे आने वाले टाइम पे जैसे जैसे हम चैप्टर्स करते जाएंगे इनका मीनिंग आपको क्लियर होता जाएगा। देखिए जैसे हमने यहाँ पर नेटवर्थ पढ़ा, तो फॉर अनलिस्टेड कंपनी के लिए नेटवर्थ कौन सा है? 250 करोड़ से 500 करोड़ तक, ठीक है। अनलिस्टेड कंपनी के लिए 250 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए, 250 करोड़ से ज़्यादा, पर 500 से कम।
जिसका भी नेटवर्थ इस रेंज में आएगा उसके लिए मैंडेटरी होगा। फॉर लिस्टेड कंपनीज के लिए 500 करोड़ और मोर, यानी कि फॉर लिस्टेड कंपनीज के लिए नेटवर्थ एटलीस्ट 500 करोड़ होनी चाहिए और इससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो इस रेंज में अनलिस्टेड कंपनी के लिए मैंडेटरी है और इस रेंज में लिस्टेड कंपनी के लिए मैंडेटरी है। रोड मैप ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंड एएस फॉर बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, एनबीएफसीज बिगिनिंग फ्रॉम 1 2018 ऑनवर्ड्स। तो हमने कंपनीज के लिए पढ़ लिया जो 2015 से शुरू होती हैं, वॉलेंट्री अडॉप्शन अवेलेबल है। जो 2016 से शुरू होती हैं उनके लिए मैंडेटरी है, लिस्टेड हो अनलिस्टेड हो। हमने नेटवर्थ की रेंज देख ली, होल्डिंग सब्सिडरी सबके लिए वो जो है वो मैंडेटरी है। अब जो कंपनीज़ हैं, जो बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनी हैं या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ हैं, ठीक है, उनके लिए क्या है जो रोड मैप है वो जो दिया गया है मैंडेटरी करने के लिए इंड एएस को, वो क्या है जो 1 अप्रैल 2018 से शुरू होती हैं उनके लिए दिया गया है। यानी कि जो बैंकिंग कंपनी 1 अप्रैल 2018 और उसके बाद से शुरू होती हैं उनके लिए ये इंड एएस कैसे अप्लाई होंगे उसका रोड मैप दिया गया है, यानी कि तब उन पर अप्लाई हो सकता है, मैंडेटरी हो सकते हैं। तो ये था इंडियन एएस की एप्लीकेबिलिटी, कैसे एप्लीकेबल होते हैं कंपनीज़ पर। तो अभी हमने इस चैप्टर में थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में क्या देखा, हमने सबसे पहले गैप के बारे में पढ़ा, वो क्या होता है, फिर हमने अजम्पशंस पढ़े, कंसेप्ट्स पढ़े, देन कन्वेंशंस पढ़े, देन हमने पढ़ा कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं वो भी गैप के अंडर ही आते हैं, वो एवोल्यूशन उनका पढ़ा कि कैसे वो आए, कैसे आईएफआरएस आए और कैसे इंडियन एएस आए। फिर हमने कन्वर्जन विद आईएफआरएस पढ़ा कि इंडियन एएस बने कैसे और उसकी क्यों ज़रूरत पड़ी, राइट। और फिर हमने कंपैरिजन पढ़ा इन दोनों में, फिर उसकी एप्लीकेबिलिटी पढ़ी। तो इस तरह से हमारा जो थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग है, यानी कि अकाउंटिंग का जो थ्योरी बेस था, जिन जिन रूल्स, प्रिंसिपल, पॉलिसीज़ पर, जिन गाइडलाइंस पर हमारी पूरी अकाउंटिंग खड़ी है, उसके बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा। अब हम इसके न्यूमेरिकल जो हैं, न्यूमेरिकल एप्लीकेबिलिटी है इस अकाउंटिंग की, वो शुरू करेंगे आगे वाले वीडियोस में। तो अभी तक वो न्यूमेरिकल कैसे करने हैं, क्या रूल्स उसका बेस बनेंगे, वो सभी रूल्स अभी तक हमने इन 2 चैप्टर्स में पढ़े थे। फर्स्ट में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, टर्म्स के बारे में जाना था, और अब इसमें हमने रूल्स के बारे में पढ़ा। अब इन सभी रूल्स को एप्लीकेबल करते हुए हम उसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको ये सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आए हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइएगा। और अगर फिर भी प्रॉब्लम है तो आपकी प्रॉब्लम आप कमेंट कर बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई दिस वीडियोस एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ द बेल आइकन बटन फॉर मोर वीडियोस।